हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सममिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। आपने शायद लास्ट क्लासेस में पहले पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि सममिति किसको कहते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। और इस बार हम और अच्छे से पढ़ेंगे। इस बार हम शेप्स के बारे में, विभिन्न आकृतियों की सममिति के बारे में पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे इसमें। ओके, इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाला है। स्टार्ट करें। देखो 14 चैप्टर 14 सममिति। देखो भूमिका क्या होती है इसकी। सममिति एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय अवधारणा है जो सामान्य प्रकृति में प्रदर्शित होती है। क्रियाकलाप में लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। मतलब आप घरों में देख लो, आर्किटेक्ट में देख लो, बहुत सारी डिजाइनिंग में देख लो, कार शेप में देख लो, बहुत सारी में सममिति का वो जगह यूज होता है। अब आप बोलोगे सममिति होती क्या है। सममिति मतलब दो बिल्कुल एक जैसी शेप। जैसे अगर मैं किसी पोर्शन को हाफ करूं, ये कोई है, अगर इसको मैं पोर्शन को हाफ करूं तो बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए सममिति। जैसे अपन को स्टैम्प लगाते हैं ना, तो बिल्कुल उसको एज इट इज इधर भी दिखना सममिति, बिल्कुल दो क्लोन एक जैसे, यूं सोचो। ओके, तो उसको हम सममिति बोलते हैं। तो इसका कलाकार, व्यवसायी, कपड़े, ज्वेलरी डिजाइन करने वाले, कार निर्माता, आर्किटेक्ट और अनेक अन्य सममिति के संकल्पना का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी के छत्तों, फूलों, पेड़ की पत्तियों, धार्मिक चिन्हों, कमलों, रुमालों, बहुत सारी आपने डिज़ाइन देखी होगी बिल्कुल एक जैसी। बहुत सारी कंबल वगैरह पे या पर्दों पे और डिज़ाइन होती है ना, बिल्कुल हम देखते हैं बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है। इधर अगर उसको फोल्ड कर देते हैं तो बिल्कुल सेम शेप आती है, देखा हमने, तो उसको हम सममिति कहते हैं। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये घर है तो आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट दो एक घर बिल्कुल आधा पार्ट कर दो तो इधर वाला आधा पार्ट बिल्कुल सेम लगता है और इधर वाला आधा पार्ट बिल्कुल सेम लगता है। ओके, जैसे इंजीनियरिंग में है तो ये हाफ पोर्शन कर लिया, कार का आधा पार्ट एक जैसा, आधा पार्ट एक जैसा। मतलब अगर उसको मैं फोल्ड कर दूं उस पेपर को जिसपे तो इधर जो है वो का वो मुझे इधर नजर आना चाहिए, उसका अक्स मतलब कांच में जैसे देखते हैं ना वैसे दिखना चाहिए, तो मेरी सममिति होती है। ओके, जैसे प्रकृति में भी देख लिए कि जो है बिल्कुल हाफ पोर्शन बिल्कुल हम भी हैं, तो देखो बिल्कुल इधर एक कान, इधर एक कान, इधर एक हाथ, इधर एक, हम भी एक तरह से पूरे सममित। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सममिति। हाँ, पिछली कक्षाओं में हमने रेखिक सममिति के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम दूसरी सममिति के प्रकार पढ़ेंगे आगे इस वाले चैप्टर में। ओके, अब देखो ये सममिति दर्शाने वाली पिक्चर है। देखो इसको हाफ पोर्शन में बांटू मैं किसी भी एंगल से तो ये बिल्कुल सममित हो जाएगी। जैसे पोर्शन का मतलब है कि जैसे मैंने पेपर को फोल्ड किया, ओके, तो जो पोर्शन इधर दिख रहा है वैसा का वैसा पोर्शन इधर दिखेगा आपको, तो उसको हम सममिति बोलेंगे। जैसे ये इंक डॉट बनाए मैंने, तो इसको भी अगर मैं हाफ करूं तो बिल्कुल सेम दिखेगा। कागज के कटे हुए डिजाइन है तो इसको भी अगर मैं हाफ करूं तो बिल्कुल सेम नजर आएगा। ओके, तो ये मेरे सममिति के कुछ एग्जाम्पल है। अब देखो, अब आपको मैं अच्छे से सममिति समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, देखो ये जैसे मेरा कोई ओ शेप है। ओके, मैंने इसको किया, अब मुझे इसको सममिति दर्शानी, तो मैंने इसको कर दिया फोल्ड, कर दिया, मतलब हाफ इस तक काटना वही तो होता है। अब जो शेप आपको इधर दिख रही है वो की वही इधर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, तो ये आपस में एक दूसरे के सममित हैं। ओके, जैसे ये इसकी सममित शेप है, ये ऐसे मैंने फोल्ड किया तो भी सेम, ऐसे मैंने फोल्ड किया तो भी सेम, है ना। तो ये सममित रेखा हम इसको कैसे भी खींच सकते हैं, ऐसी भी और ऐसी भी। ओके, समझ में आया, आइडिया हो गया थोड़ा बहुत सममिति का, है ना। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने कोई शेप ली है टी। ओके, देखो आइए अब हम सममिति पर अपनी अवधारणा को और अधिक प्रबल बनाएं। आकृतियों का अध्ययन कीजिए जिनमें निम्नलिखित सममित रेखाओं की को बिंदुगत रेखाओं से अंकित किया गया है। ओके, सममित रेखाओं को अब देखो टी की कोई शेप है उसको मैं ऊपर से काटती हूँ, ठीक है। अब इधर वाला पोर्शन भी सेम और इधर वाला पोर्शन भी सेम, दोनों हो गए सेम, तो ये आपस में सममित है कि नहीं है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी ये वाला चैप्टर। ओके, ये देखो ये टी वाली शेप बना दी मैंने। अब मैंने इसको कहां से काटा है, बीच में से कर दिया। अब देखो जो शेप इधर है वो की वो शेप इधर है, आया समझ में। अब एक काम और करती हूँ, अब मैं इसको ऐसे करती हूँ, अब आपस में सममित है। देखो ऊपर अलग शेप है और नीचे अलग शेप है, तो सममित है नहीं। तो सममित की रेखा कौन सी होगी,
लंबवत, उसी में वो सममित होगा, टी वाली शेप में। ओके, अलग अलग शेप पे डिपेंड करता है क्योंकि सबकी शेप अलग अलग होती है। जैसे दूसरी शेप में होगी, किसी में ये सिर्फ ऐसे सममित होगा, ऐसे नहीं होगा, किसी में ऐसे सममित होगा टेढ़ाई पे। तो बहुत अलग अलग चीजें हर शेप में वेरी अलग अलग केस पे वेरी करती है। ओके, अब मैंने ले लिया सेकंड केस। ये देखो, ये सेकंड देखिए, ये कुछ ऐसी शेप है ना। अब देखो इसका भी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम यही शेप है। ओके, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, सबमिट हो रहा है। देखो मतलब मेरा मतलब ये है कि जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है ना मुझे, वो का वो पोर्शन मुझे नीचे भी दिखना चाहिए। समझ में आई बात? तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे दिख रहा है फोल्ड करने पे ही है। मतलब एक बात ये समझ लो कि यहाँ जैसे मैंने इंक से कुछ गोट दिया और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो यहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए। सेम ये का यही, ऐसे समझने का मतलब है। ओके, तो यहाँ हो रहा है प्रिंट, ऊपर शेप अलग है नीचे अलग है, तो ये सबमिट ऐसे नहीं है। चलो अब मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे फोल्ड किया मैंने, अब ये आपस में सबमिट है। ऐसे भी नहीं है, ये शेप अलग है और ये शेप अलग है ना। नेक्स्ट, अब मैं इसको ऐसे कट लगाती हूँ टेढ़ा। ओके, देखो नई चीज, ऐसे लगा दिया कट। अब सबमिट दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। जैसे जो ये पोर्शन इधर साइड में है वही पोर्शन इस साइड में है। तो जरूरी नहीं है कि सबमिट की रेखा सीधी या आड़ी ही हो, टेढ़ी भी हो सकती है। ओके, ये चेंज हो सकती है। अब नेक्स्ट आकृति देखो, एम, ये मेरी एम बड़ी। अब आप एम में बताओ कैसे मैं इसको सममित रेखा खींच सकती हूँ, ऐसे लंबी या टेढ़ी या ऐसे टेढ़ी या ऐसे टेढ़ी। आप खुद करके देखो, कॉपी लो, पेन लो और बना के देखो, या फिर एक कागज के टुकड़े पे खुद ड्रॉ करके देखो, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अपन कैसे फोल्ड करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट शेप बनेगी। ओके, अब जैसे मैंने ये ले लिया एम। ओके, अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया एक बार, तो ये सबमिट हो रहा है। देखो ऊपर कुछ शेप है और नीचे कुछ शेप है, शेप चेंज है कि नहीं है। ओके, एक काम करती हूँ, अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, कर दिया। इधर अलग है और इधर अलग है, अलग अलग है कि सेम है बताओ? सेम है, तो सममित की रेखा इसकी कैसे हो गई? लंबवत। ओके, अलग अलग केस में अलग अलग वेरी करेगा। फोर्थ, तो यानी इसमें सममित की रेखा कैसे हो गई? लंबवत, ऐसे। ओके, अब ये कोई एरो का साइन है, एरो भी आप पेपर पे बना सकते हो। अब देखो, मैं समझने के लिए बताती हूँ, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया पेपर को, तो ये हो गया। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो पोर्शन इधर आ रहा है वो का वो पोर्शन इधर भी आना चाहिए, सेम एज इट इज। मतलब कार्बन कॉपी होनी चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगी दोनों में से चेंज क्या है। अब देखो इसमें तो ऐसी शेप आ रही है और इसमें ऐसी, तो यानी ऐसे तो लंबवत सममित नहीं होगा। दूसरा आइडिया करके देखूं मैंने किया कोई ऐसे, ऐसे कट लगा दिया। ओके, तो अब ऐसे शेप सेम दिख रही है ना। देखो ये कुछ ऐसे सेम और ये इधर भी ऐसे, तो यानी मैं फोल्ड कैसे करूंगी? ऐसे। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ना आपको? अब ये तो विभिन्न आकृतियों के लिए थे। अब हम समबाहुभुजों के लिए सममित रेखाएं पढ़ेंगे। समबाहुभुज कैसे क्या होते हैं? एक तो त्रिभुज, एक वर्ग, एक आयत। ओके, इससे आगे और हम भी शेप के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम बताएंगे कि इसमें सममित रेखाएं हम कैसे खींच सकते हैं। ओके, पर समबाहुभुज होने चाहिए। ओके, फर्स्ट, बहुभुज किसको कहते हैं पहले तो ये बताओ? पॉलीगन। बहुभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो अनेक रेखाखंडों से बनी होती है। ओके, मतलब बंद आकृति होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ये कोई शेप बन रही है खुली हुई, ऐसे होनी बंद चाहिए। ओके, ऐसे, तो उसको हम बहुभुज कहते हैं। सबसे कम रेखाखंडों से बना बहुभुज एक त्रिभुज है। देखो, सबसे कम रेखाखंडों से बना बहुभुज त्रिभुज है। क्यों? देखिए, सबसे कम रेखाखंड, देखो 2 रेखाखंड से बना है तो ये तो खुला है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो बंद आकृति हो गई ना बहुभुज की, तो वो सबसे कम रेखाखंडों से बना त्रिभुज ही होगा। उसके बाद जैसे ज्यादा रेखाखंड से चतुर्भुज भी हो सकता है, ये वाली शेप भी हो सकती है जिसमें 5 है, 6 वाली भी हो सकती है, 8 वाली भी हो सकती है, ऐसे वेरी कर सकती है। ओके, पर सबसे कम वाला त्रिभुज ही होगा। अब सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। देखो इसमें भी ये बात नोट करना कि समबाहु त्रिभुज है। आगे हम समद्विबाहु का पढ़ेंगे और उसकी सममित रेखा देखेंगे, तो उसमें क्या चेंज आता है देखना आप।
ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? उसकी तीनों रेखाएं समान होती है। रेखाखंड यानी जो ये है, ये रेखाखंड और तीनों रेखाखंड समान लंबाई के होते हैं। ओके, तो कितने एंगल कितने होंगे? 60 60 60 के एंगल होते हैं तीनों। ओके, तो ये समचतुर्भुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। ओके, सेकंड आकृति है वर्ग। इसकी भी वर्ग की क्या विशेषता होती है? चारों भुजाएं समान होती है। फिर है हाँ पंचभुज है एक, पेंटागोन। इसकी भी पांचों भुजाएं समान होती है। ओके, और इसमें एंगल कितना होता है? प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री। इसमें एंगल कितना होगा? 90 90 90। और इसमें एंगल कितना होगा? 60 60 60। त्रिभुज में 60 डिग्री, वर्ग में 90 डिग्री और पंच भुज में 108 डिग्री। ओके, ये बातें क्लियर हो गई। अब इनकी सममित रेखाएं बनाते हैं, क्योंकि हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? सममित रेखाएं बनानी है। अब लेते हैं हम तो समबाहु त्रिभुज लिया मैंने सबसे पहले। ओके, अब उसको सममित रेखाएं, आप गैस करो मैं कैसे बना सकती हूँ उसकी सममित रेखाएं। ये मेरा कोई समचतुर्भुज है। अब मैं उसको या तो मैं ऐसे फोल्ड करूं और या मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं। दो तरीके फोल्ड करने के। तो अब ऐसे फोल्ड करने में तो ये मेरा सममित नहीं हो रहा है, ऊपर अलग शेप आ रही है, नीचे अलग शेप आ रही है। ओके, तो यानी मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, सममित हो रहा है। एक अब आप सोचोगे हाँ ये तो सममित हो गया, लेकिन एक ही आकृति को मैं बहुत से प्रकार से सममित कर सकती हूँ। अब देखो एक नई चीज, इसको अगर मैं ऐसे फोल्ड करूं तो भी तो सममित हो रहा है। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो भी सममित हो रहा है। यानी मैं उसको तीनों कोनों से उसको सममित रेखा खींच सकती हूँ। आया समझ में? देखो जैसे ये मेरा था त्रिभुज, सममित मैंने रेखा ऐसे खींची, एक सममित रेखा मैंने ऐसे खींची और एक सममित रेखा मैंने ऐसे खींची। कितनी सममित रेखा हो गई? 3। अगला लेते हैं वर्ग। ये देखो वर्ग। ओके, मैंने आपके समझाने के लिए मैंने ये शेप बनाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। ओके, ये मेरा है वर्ग। अब इसको मैं कैसे फोल्ड कर सकती हूँ? ऐसे। सममित हो गया, ऊपर सेम नीचे सेम, ऐसे, इधर सेम और इधर सेम सेम, ऐसे फोल्ड किया टेढ़ा विकर्ण पे, इधर भी सेम और इधर भी एल एल बन रहे दोनों में। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो इधर भी एल और इधर भी एल बन रहे हैं, तो मैं इसको कितने बहुत सारे टाइप से फोल्ड कर सकती हूँ। ओके, सममित रेखाएं बना सकती हूँ। तो जरूरी नहीं कि आप लंबवत ही खींचो, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बिल्कुल इधर वाली शेप और इधर वाली शेप सेम हो, तो आप सममित रेखाएं किसी भी एंगल से खींच सकते हैं, किसी भी तरह फोल्ड करके सेम आना चाहिए, ये हमको देखना है। तो अब इसमें सममित रेखाएं कितनी हो गई? देखो एक तो हम लंबा फोल्ड कर सकते हैं, एक तो हम लंबा फोल्ड कर सकते हैं, सेकंड हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, तीसरा हम ऐसे टेढ़ा भी फोल्ड कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, और पांचवा हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब ये है समपंचभुज है। ओके, पंचभुज है। पंचभुज यानी जिसकी 5 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5। ओके, कुछ ऐसी शेप में होगा पंचभुज। अब इसको मैं कैसे फोल्ड करूंगी? सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, सिमेट्री आ रहा है, सेम इधर सेम इधर। ओके, एक हो गया। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, एक बार करके तो देखो, गलत हो तो कोई बात नहीं। आ रहा है सिमेट्री? नहीं, ऊपर तो कुछ ऐसी शेप आ रही है और नीचे ऐसी आ रही है, नहीं। अब एक काम करती हूँ, मैं कोने कोने पकड़ लूँ, ये कोने से मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, आ रहा है सममित? देखो इधर ऐसा इधर ऐसा। ओके, अब दूसरा कोना ऐसे फोल्ड किया, आ रहा है? जो इधर वो इधर है ना। तो अब मैं इसको कैसे काट सकती हूँ? देखो डायग्राम में देखो, एक तो मैंने ऊपर कट लगाया, फर्स्ट जो कोने कोने उसे सारे कट लगाओ, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ और फिफ्थ। कितने सारे सममित रेखाएं बन गई है ना। अब आगे देखो, सम षटभुज में 6 भुजाएं होती है, इसमें भी यही होगा। देखो अब इसमें हर कोने से आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। इसमें 5 थी, इसमें 4 थी, इसमें 3 थी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में कि मैंने क्या समझाया है, सममित रेखाएं हम कैसे काट सकते हैं, है ना। आगे पढ़े। अब देखिए, आप देखो ए शेप देखी आपने कभी? ए फॉर एप्पल वाली। तो अगर आप उसको कांच में देखो ना, या फिर उसके जस्ट 2 पार्ट करो, तो आपको कैसा नजर आएगा? ये देखो 14.7 शेप, देखो ऐसे ऐसे कुछ दिखता है ना, बिल्कुल हाफ कर दिया उसका, तो यानी वो लंबवत सममित है।
एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे ए को अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो सममित होगा? नहीं। अगर ए को मैं ऐसे काटती हूँ तो सममित होगा ना। मतलब जो शेप इधर है वो इधर भी दिखनी चाहिए और जो ऊपर है वो नीचे भी दिखनी चाहिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो यानी ये लंबवत सममित है। ओके, अब कोई एक शेप मैंने ये ले ली ऐसी, ओके, चतुर्भुज है कोई, तो अब मैं इसको देख लो, ये थोड़ा सा चेंजेस है, ऊपर से थोड़ी भुजा लंबी है और इधर से थोड़ी सी छोटी है, इधर से लंबी है, तो आप इसको ऐसे फोल्ड किया। ओके, देखो मैं फोल्ड करके बताती हूँ। जैसे ये है, ये शेप है ना कुछ, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, आ रही है इक्वल शेप, जो इधर है लंबी भुजा फिर छोटी भुजा, बड़ी वाली फिर छोटी वाली। ओके, अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, ये दोनों बड़ी बड़ी और ये छोटी छोटी, ये इसकी ओवरलैप हो गई और ज़्यादा जा रही है नीचे यहाँ तक, तो ऐसे सममित तो नहीं होगा। सममित कैसे होगा? सिर्फ ऐसे ही होगा। समझ में आया? देखो फर्स्ट वाला अगर मैंने इसको ऐसे किया तो राइट है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये सही नहीं होगा। ओके, अब देखिए आर है, इसके अगर मिरर में देखा तो इसकी शेप तो सेम है, लेकिन ये उल्टा बन रहा है ना। जैसे कोई चूहा देख लो आप, वो अगर उसको अपन मिरर में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कैसे उल्टा दिखता है बिल्कुल। मिरर में आपने देखा होगा ना, अपनी शक्ल तो बिल्कुल सीधी दिखती है, क्योंकि लेकिन कोई भी आप चीज़ देखना उसमें आर है या ऐसे जो वर्ड जो उल्टे दिखते हैं, जैसे सी है, एस है, ऐसे वाले, तो इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे आप टी देखोगे, आई देखोगे, ए देखोगे, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ए जैसा है वो वैसे ही दिखेगा, है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो जैसे उल्टे दिखते हैं ना वो शेप आपको दिखनी पड़ेगी। डी देखना और ई देखना, ऐसी वाली शेप्स, तो वो आपको थोड़ी चेंज, उसमें आपको चेंज पता चलेगा। ओके, अब छेद करने वाला खेल। देखो एक गेम खेलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक पेपर लेते हैं, उसको मैंने कर दिया फोल्ड, ये मैंने कोई पेपर ले लिया, उसको मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसके मैंने यहाँ पे कर दिया छेद, कर दिया। अब उसके बाद में जो छेद करने के बाद मैंने उस पेपर को खोला, ये छेद कर दिया था मैंने पेपर में, दोनों को फोल्ड करके करना है। अब खोला तो फिर क्या हुआ? जादू, क्या हो गया? छेद दोनों तरफ हो गए, होल थे वो दोनों तरफ हो गए। कैसे हुए? अब ये आपस में सम्मित हो गए ना। अब मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड करूं तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाने चाहिए, तो मेरी सम्मित रेखा कौन सी हो गई? बीच वाली। ओके, थोड़ा माइंड में क्लियर हो गया ना कि ये सम्मित रेखा मेरी बीच वाली है, और ये आपस में ये बिंदु है जो आपस में ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे अगर मैं फोल्ड करूंगी तो। मतलब यही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। देखिए आ रहे हैं ना बिल्कुल, और खोलने पे ये, तो यानी सम्मित रेखा मेरी ये बीच वाली हो गई। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो सम्मित होंगे? नहीं, क्योंकि बिंदु यहाँ दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। ऐसे करने पे ही आपस में ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो यानी सम्मित रेखा मेरी ऐसे ही होगी। आगे भी आज जो 14.1 करेंगे ना उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप ध्यान से देखोगे ना तो ही आपके समझ में आएगा। समझ में आ गया कि इसका सम्मित रेखा मेरी लंबवत होगी, ऐसे करने पे नहीं आएगी। ओके, करें हम 14.1। देखो इसमें हमको करना है निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपि बनाकर उनमें से प्रत्येक की सम्मित रेखाएं खींचनी। ओके, देखो अब मैं कैसी सम्मित रेखाएं खींचूं कि ये छेद और ये छेद दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे मैंने ये किया ना, दो छेद थे, मान लो ये नॉर्मल पेज होता, फोल्ड नहीं किया मैंने। ओके, अब मैं बोलती अब मैं एक रेखा ऐसी खींचूं कि ये दोनों सम्मित हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाए। तो ऑब्वियसली मैंने फोल्ड कैसे किया? यहाँ पे रेखा खींची और ऐसे फोल्ड किया तभी हुआ ना, ऐसे तो नहीं हुआ। तो बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। तो अब इसमें मैं सम्मित रेखा कैसे खींचूं? फर्स्ट क्वेश्चन ए, कुछ ऐसे खींचो तभी तो सम्मित होंगे। अगर मैंने ऐसे आड़ी खींच दी ना तो ये आपस में ओवरलैप नहीं होंगे। ओके, तो सेकंड वाला, अब देखो इसमें बिंदु एक इधर है और एक इधर है। अब मैं कैसे इसको ऐसे फोल्ड करूं तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। देखिए कुछ ऐसे करूं, है ना। थर्ड वन ऐसे, देखो अभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो भी आपको सुन के वीडियो पॉज करके और आपको खुद से सारे क्वेश्चन करने, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगी। ओके, करें अगला क्वेश्चन डी। इसमें आप कैसे खींचो सम्मित रेखा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। देखो एक चीज हिंट दे रहे, ये और ये डॉट पास में कुछ है और ये डॉट दूर है, तो करो ऐसे डॉट,
नेक्स्ट वाले में अब ये 4 डॉट है, तो ऐसे भी कर सकती हूँ और मैं ऐसे भी कर सकती हूँ इसमें। थर्ड वाले में अब देखो ये 1 2 और ये 3 डॉट है और ये बीच में, अब आप कंफ्यूज हो गए अब मैं क्या करूँ, तो ऐसे कुछ कर सकती हूँ मैं, तो ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगा और बीच वाला आधा आधा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ये ओवरलैप तो हो रहा है ना। ये कोई त्रिभुज है, इसको ऐसे कर सकती हूँ तो ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ऐसे हाफ, ये है, ये ऐसे हाफ हो गया। अगला देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ लंबवत, तो ये डॉट आधे आधे बढ़ गए यूं, है ना। नेक्स्ट इसको ऐसे बीच में से, नेक्स्ट वाली शेप इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी होगा, ऐसे कर दूं तो भी सही होगा। अब इस वाली इमेज में ऐसे कट लगा दूं तो एक डॉट तो हाफ हो गया, आधा आधा हो गया, और 2 डॉट आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गए, है ना। हाँ, अब इसमें हमको सममित रेखाएं दी गई है, हमको शेप बनानी है। देखो ये और अच्छा है, अब इसमें एक डॉट यहाँ दे रखा है तो दूसरा यहाँ पे, अब एक डॉट इसमें यहाँ है तो सेम यही डॉट दूसरी साइड में सेम पोजीशन पे यहाँ पे कुछ आएगा, ओके, इसमें यहाँ पे, इस वाले में यहाँ पे आएगा। अब देखो इसमें यहाँ दे रखा है तो इसका यहाँ गायब है, और इसमें यहाँ दे रखा है तो इसका ये गायब है। मतलब आप ये सोचो कि शेप आप कागज पे बना लो, पेपर पे, ओके। अब उसके बाद में आप इस पेपर को फोल्ड कर दो, तो आप ये देखना कि वो डॉट एग्जैक्ट कहाँ पे उसका वो कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो आप फिर वहीं पे डॉट बना देना, तो आपका कंफ्यूजन उससे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दर्पण रेखा की सममित बिंदुगत रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुगत रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। मतलब इसमें हमको आधी शेप दी हुई है और हमको आधी बनानी है। मतलब आप गैस करो कि आधी मुझे इधर ये दी हुई, तो इधर भी सेम ऐसा कैसा बना देना है, बनाओ, ऐसे कुछ बनेगा। ये त्रिभुज है, आधा त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये भी कुछ ऐसे बनेगा, ये आधा वृत्त है तो ये पूरा वृत्त कर दो। अब ये 3 भुजाएं हैं तो 3, 1 2 और 3 इधर भी बन गई, है ना। अब ये ऐसी सेम बना दी, जैसी आपको दिख रही है वैसी बनाते जाओ, ऐसे कुछ बनेगी ना। मतलब ऐसी बना दो कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लगे। अब देखो, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए कहा जाता है कि इनके अनेक सममित रेखाएं। हाँ, जैसे अनेक सममित रेखाएं थी ना, त्रिभुज के केस में पढ़ा था, वर्ग के केस में पढ़ा था, वृत्त के केस में पढ़ा था हमने, तो उसमें एक से अधिक सममित रेखाएं थी ना, जरूरी थोड़ी एक ही रेखा हो। तो इसने कुछ ये शेप दे रखी है। अब इन वाली शेप में हमको बताना है कि कितनी सममित रेखाएं हो सकती है। देखो, अगर इसको मैं ऐसे कट लगाऊं तो इधर शेप और इधर शेप सेम हो गई, यहाँ से कट कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। तीनों कट लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ, तो ये सममित हो सकती है, तो एक से अधिक सममित रेखाएं हो गई। बी, इसको मैं ऐसे कट कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ, है ना, पर मैं इसको ऐसे कट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें फिर शेप अलग आ जाएगी। सी, इसको मैं ऐसे कट कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ ना। ये वाली शेप, इसको मैं ऐसे कट कर सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ ना। नेक्स्ट, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, इसको तो मैं बहुत तरीके से कट कर सकती हूँ। अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे कट कर सकती हूँ तो ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो, ऐसे कट किया तो, और ऐसे कट किया तो गलत है, क्योंकि किसी में भी ये सममित नहीं दिख रही है। आपको ये देखते भी जाना है, ओके। तो सिर्फ सममित जहाँ दिख रही है वही अपन को कट लगाना है। ये वाली शेप ऐसे कट कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। इसको अगर मैंने ऐसे कर दिया तो भी सममित आएगा और इसको मैंने ऐसे कर दिया तो भी सममित आएगा, ओके। अब आ गया ये एच, इसमें तो बहुत सारी होगी। देखो, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया तो भी सममित, ऐसे किया तो भी सममित, ऐसे किया तो भी सममित, और ऐसे किया तो भी सममित, ऐसे भी, ऐसे बहुत सारे कट इसमें लग रहे हैं, ओके। तो इसमें आप सममित बना सकते हो। अब देखो, इसमें एक अपन को आकृति दी हुई है, ओके। अब इसने बोला है कि इसने कुछ डब्बे तो भर दिए, और इसको देखो, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए और कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसे करने के लिए एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश के सममित होगी? मतलब इसने क्या किया, कुछ वर्ग तो इसने भर दिए डॉट, जैसे हम गेम खेलते हैं ना वो वाले शतरंज या उसमें, तो उसमें एक वाइट एक ब्लैक होता है, तो इसमें आधे तो इसने भर दिए।
अब इसने बोला कि अगर मैं इसमें और कौन से डॉट लगाऊं कि ये पूरा फोल्ड करने पे सममित हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रॉस कट लगाती हूँ तो अब मेरे को इसमें कौन कौन से डॉट भरने पड़ेंगे तो मेरा सममित हो जाएगा। तो अब देखो ऐसा कुछ, अगर मैं ये वाला डॉट भर देती हूँ तो ये इसके सममित हो जाएगा। ओके, फिर ये वाला डॉट इसके हो गया। अब इसके पास भी एक और भरना पड़ेगा क्योंकि इसके पास भरा हुआ है। अब ये वाला डॉट भरा हुआ है तो ये वाला भरना पड़ेगा मुझे, है ना। अब ये वाला भरा हुआ है तो ये वाला भरना पड़ेगा। हो गए बराबर, मतलब जो इधर इक्वल थे उसी सीध में मुझे इक्वल करने इधर। तो अब अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो मुझे बिल्कुल सेम शेप दिखेगी कि नहीं दिखेगी, चाहे मैं इसको ऐसे कट कर लूँ, चाहे मैं इसको ऐसे कट कर लूँ, चाहे ऐसे कर लूँ, है ना। तो अब मुझे कौन कौन से डॉट भरने थे वो आपको देखना पड़ेगा। जो इसमें जो भरे हुए हैं वो इस साइड में भी हमको सेम भरने पड़ेंगे। ओके, अच्छा ये गेम आप खेलोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें प्रतिलिपियां मतलब यही सेम बनाई गई है और प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए कि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश हो, मतलब बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। जैसे इधर शेप मुझे ये दिख रही है ना, तो इस साइड भी मुझे ऐसी ही शेप नजर आनी चाहिए। जैसे यहाँ से कुछ ऐसे होगी और सेकंड वाली यहाँ से कुछ ऐसे होगी, ऐसे कुछ बनेगी ना शेप, है ना। अब इसमें तो दो डायरेक्शनल दो शेप ही है, अब इसमें 4 में है तो ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे, है ना। अब इधर भी सेम बना दो ऐसे करके, इधर भी सेम बना दो ऐसे करके, है ना। ऐसे कुछ शेप बनेगी ना, क्योंकि 4 डायमेंशनल है, 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही थे इसलिए मैंने सेम इधर। अब इसमें भी 4 है तो ऐसे कुछ बनेगी, है ना, क्योंकि मुझे सेम देखनी चाहिए। आ रहा है समझ में, आप खुद से बनाना ये वाली। अब मुझे 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। अब देखो शेप कौन कौन सी दे रखी है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, षटभुज और वृत्त। ओके, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज, बनाओ समबाहु त्रिभुज, बना दिया मैंने। ओके, ऐसे 3 जिसमें तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। ओके, ये देखिए हो गई समान। अब इसके लिए मैं कौन सी रेखाएं काट सकती हूँ, 1 2 और 3। तो कितनी हमको इसमें संख्या बतानी है, हाँ संख्या बतानी, तो इसमें कितनी हो गई 3। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु और समद्विबाहु में डिफरेंस क्या है, समबाहु में तीनों भुजाएं समान और समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान, जिसको आइसोस्केल ट्रायंगल भी कहते हैं। और समबाहु को इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंग्लिश की टर्म भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि आगे सारी अगर आप दूसरे फील्ड में जाते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो इंग्लिश की टर्म ही यूज होगी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। अब इसको अगर ऐसे कट करूँ तो भी नहीं आएगा, ऐसे कट करूँ तो भी नहीं आएगा, ऐसे कट करूँ तो भी नहीं आएगा, तो इसमें कितनी हो गई 0। फिर है वर्ग, यानी चारों भुजाएं समान, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। कट करो 1 2 3 4, चारों में सेम, कितनी हो गई 4। अब है रेक्टेंगल, आमने सामने वाली भुजाएं समान, तो ऐसे कट लगाया तो आ गई सेम, ऐसे कट लगाया तो आ गई सेम। लेकिन जब मैंने ऐसे कट लगाया तो एक कोना टेढ़ा हो रहा है थोड़ा, तो इसमें कितनी हो गई सिर्फ 2। फिर है रोम्बस, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ओके, जैसे ऐसा कुछ है, ऐसे कट लगाया तो आ सकती है सेम, ऐसे कट लगाया तो आ सकती है सेम। लेकिन जब मैंने ऐसे, तो कितनी हो गई 2। अब एक और चीज, आप बोलोगे मैं ऐसे भी कट लगाऊं तो लगाओ, लेकिन वो थोड़ा कोना उसका टेढ़ा आएगा। ओके, तो इसलिए ये वाली सिर्फ 2 ही होगी रोम्बस में। आप खुद करके देखना, एक बार पेपर पे काट लेना और उसके बाद में उसको फोल्ड करते जाना, कैसे कैसे, तो हमको हल्के से कोने निकले हुए नजर आएंगे। हमको कोने नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप हो रहा है वही चीज सही है। ओके, फिर है समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ऐसे, अब देखो इसको ऐसे कट किया तो ये कोना यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ ओवरलैप हो गया, ऐसे भी नहीं बात बन रही है मेरी तो। ठीक है, दूसरी टेक्निक लगाती हूँ, ऐसे कट कर लिया, अब भी ये कोना यहाँ तीखा जा रहा है और ये वाला ये भी नहीं हो रहा है। ओके, टेढ़ा करूँ, टेढ़ा कर दिया, ये भी नहीं हो रहा है, टेढ़ा कर दिया, ये भी नहीं कर रहा है, विकर्ण पे भी नहीं हो रहा है, तो कितनी हो गई इसकी 0। अब मैंने लिया चतुर्भुज, चतुर्भुज कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, चारों भुजाएं अलग अलग। लगाऊं कट, ऐसे लगाया तो भी सेम नहीं है, ऐसे लगाया तो भी सेम नहीं है, ऐसे लगाया तो भी सेम नहीं है, और ऐसे लगाया तो भी सेम नहीं है, तो कितनी हो गई 0। फिर था मेरा आई क्या था,
एक सम षटभुज, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 गिन लिया करो, षटभुज हेक्सागोन इंग्लिश में बोलते हैं, करो। ये कट ऐसे लगा सकती हूँ, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, ओके, और कोई कट लगा सकते हो आप? हाँ, आपस में जो बचे हुए वो भी लगा सकते हो, 3 4 और ऐसे करके 6 कट हो जाएंगे, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 हर पॉइंट पे इसके कट लगेगा जो सामने वाली भुजा को कट करेगा, ओके। नेक्स्ट सर्कल, देखो सर्कल यानी वृत्त। अब वृत्त में आप कैसे कर सकते हो? वृत्त में तो आप कितनी ही रेखाएं खींच सकते हो, ये देखो, तो इसमें आप कोई गिनती नहीं है, कहीं से भी फोल्ड कर दो आप, जैसे कोई सर्कल है उसको कहीं से भी फोल्ड कर दो, कितनी अनंत हो जाएगी इसमें, तो कितनी हो गई? अनंत। 8th क्वेश्चन, देखो ये मजेदार क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ABCD लिखनी पड़ेगी पूरी वापस, एक बार कॉपी में पूरी ABCD लिख देना, ओके। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मिति दर्पण परावर्तन से सम्मित हैं, ओके। फर्स्ट तो ऊर्ध्वाधर यानी जो ऐसे लंबे, वर्टिकल, दूसरा क्षैतिज जो ऐसे, और चौथा तीसरा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, मतलब वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ओके, जो ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो ABCD लिख लो पूरी A to Z, ओके। अब देखो उसमें क्या, फिर कट लगाते जाओ, जैसे इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपने पूरी ABCD लिख दी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ओके। अब देखो, अब मुझे ऊर्ध्वाधर कट लगाना है, देखे कर लगाऊं मैं, ये लगाया मैंने ऊर्ध्वाधर। अब A बिल्कुल सम्मित होता है कि नहीं होता है, जो मैंने पहले बात बोली थी, बिल्कुल जो शेप इधर है वो इधर भी आनी चाहिए, देखो। और अगर यही मैं कट ऐसे लगा देती तो क्षैतिज होता नहीं, तो आपको दोनों लगा के देखना। अब B का केस लेते हैं, B में ऐसे लगाया तो बिल्कुल जो ऊपर है वो कभी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ये चीज आपको देखनी है। तो ऐसे मैं देखूंगी तो वर्टिकल मिरर किसके बन रहे? A के बन रहे, H के बन रहे, I के बन रहे, M के बन रहे, O के भी बन रहे, T के भी बन रहे, U V W X और Y, ओके। और हॉरिजॉन्टल किस किस के बन रहे हैं, मतलब जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे क्षैतिज आड़ा, तो अगर ऐसे जो सेम इमेज ऊपर है वो नीचे भी दिखनी चाहिए ऐसे, ओके। तो B जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे भी, C के लगाया तो सेम, D के भी सेम, E के, H के भी, I के भी, K के भी, O के भी, X के भी। ये देखो, ये आप ABCD लिख के प्रैक्टिस करना, और उसके बाद में पूरी A to Z सब जो भी है ना 26 वर्ड, उन पे कट लगा के देख लेना। अब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड क्षैतिज में आता है और कौन सा ऊर्ध्वाधर में आता है। और एक चीज और मजेदार है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो क्षैतिज में भी आते हैं और ऊर्ध्वाधर में आते हैं। देखो थर्ड पार्ट कौन कौन से हैं, देखो H में अगर मैं ऐसे कट लगाऊं तो भी सेम, ऐसे लगाऊं तो भी सेम, है ना। अब देखो I में अगर मैं ऐसे लगाऊं तो भी सेम, ऐसे लगाऊं तो भी सेम। O का देख लो सेम, X का देख लो, है ना। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, समझ में आया। 9th क्वेश्चन, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई सममित रेखा नहीं हो। कोई से भी दे सकते हो आप, कोई सी भी शेप बना लो, क्योंकि बहुत सारी शेप होती है जो जरूरी नहीं है सममित हो, बहुत सारी, बहुत कम शेप होती है जो सममित हो, उसके अलावा रैंडमली बहुत सारी जो आप देखते हो वो सममित नहीं है। तो कोई से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया ये कोई जो विषम बाहु त्रिभुज है, तो ये इसमें कोई भी सममित नहीं है। ये कोई चतुर्भुज दे दिया, ये भी सममित नहीं है कोई भी। ये R दे दिया तो ये भी सममित नहीं। आप कोई सा भी जो आपको एग्जाम्पल आता हो वो आप कोई सा भी दे सकते हो जिसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं है या कोई भी सममित रेखा नहीं है। अगला, आप निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखा के लिए क्या अन्य नाम दे सकते हैं? और एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक वृत्त में, देखो ये पिछले चैप्टर का रिवीजन है, ये मैंने कोई समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, समद्विबाहु त्रिभुज, ओके। इसकी क्या विशेषता होती है, क्या क्वालिटी होती है बताओ? इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ओके। और समबाहु समद्विबाहु में, ओके, और समबाहु में तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स इक्वल होगी। तो इसकी जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो अगर मैंने यहां से इसके ऊपर सममित रेखा खींची, ओके, ये वाली, तो या तो ये इसकी माध्यिका होगी या इसका लंब होगा। तो समद्विबाहु में क्या होगी, वो उसकी माध्यिका होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ओके। तो वो क्या होगी, उसकी माध्यिका या लंब।
दोनों इसकी। और अगर सर्कल में खींचो, वृत्त में खींचो, तो वो इसकी, जैसे ऐसे मैंने इसको काटा तो वो इसकी क्या हो गई, हम क्या पढ़ते हैं, जो वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने को जो सेंटर पे होती हुई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, व्यास। तो वो उसका क्या होगा, व्यास। आ गया 14.1। आपको समझ में आई कि नहीं है अच्छे से? दोबारा अपनी कॉपी में फिर से करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, और मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार खुद से करो, नहीं समझ में आता है वीडियो देखो, ओके, और फिर वापस करते जाओ। ओके, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे करें स्टार्ट। अब देखो, एक होता है, ये तो हमने रेखिक वाला सममिति पढ़ी। अब ये घूर्णन सममिति क्या होती है? घूर्णन का मतलब आप किसी चीज को घुमाओ, पहले ये था, इधर ले गई, फिर ये था, फिर यहाँ ले गई, फिर यहाँ था, फिर यहाँ ले गई, मतलब उसको घुमाना। एक तो नॉर्मल हमने सममिति देखी थी रेखा वाली, इधर साइड में और इधर साइड में। अब घूर्णन में घुमाते जाना है ऐसे, जैसे अपने घड़ी देखी है ना, जैसे देखो ये मैंने किसी पकड़ लिया, 90 ऐसे घुमाया, फिर 90 घुमाया, फिर 90 घुमाया, फिर 90 घुमाया, फिर 90 घुमाया, तो ये घूम रहा है। तो इसको मैंने क्या बोला, घूर्णन सममिति। घड़ी है ना, घड़ी, वॉच देखो, तो इसमें क्या होता है, कांटा घूमता ही रहता है ना, तो वो क्या है, एक तरह से वो भी घूर्णन सममिति। उसमें आप बता सकते हो कि कितनी कितनी देर में घूमता है, जब 9 पे कितना एंगल बनता है, 3 पे कितना बनता है, 6 पे कितना बनता है, 12 पे कितना बनता है ना। तो वो एक तरह से एग्जाम्पल है घूर्णन सममिति का। समझ में आया? अब देखिए, हाँ, जैसे आप छोटे थे और अभी कभी आप वो मेले में जाते हो और अपन वो एक नहीं लेते हाथ में, जिसकी पंखों घूमती रहती, तो वो भी एक तरह से घूर्णन सममिति है। ओके, ये वाली शेप। और उसका केंद्र ऑफ रोटेशन, जैसे ये इस केंद्र से फिक्स होके, जैसे ये केंद्र तो मैंने फिक्स कर लिया तभी तो रोटेट हो रही है ये। अगर मैं केंद्र हिलाती रहूंगी तो वो रोटेट ढंग से नहीं होगी, केंद्र फिक्स और ये रोटेट होता जा रहा है। ओके, तो अब जैसे ये कोई शेप है, फर्स्ट वाली 14.12 देखो, एक बिंदु को मैं पकड़ लेती हूँ फिक्स, क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि कौन सा बिंदु लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तो ए में ले लेती हूँ। अब इसमें घूर्णन सममिति हुई तो ए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। अब इसमें घूर्णन सममिति, ए पोजीशन चेंज होती जा रही है, क्योंकि वो मैंने कहा ना चक्री घूम रही है, इधर से इधर से इधर से घूमती जा रही है। तो फिर यहाँ आ गया ए और फिर यहाँ आ गया, तो रोटेशनल होता जा रहा है। तो ये कितने कितने पे हो रहा है घूर्णन? देखो यहाँ पे था, इसको मैंने जस्ट फोल्ड किया ऐसे, तो कितने एंगल पे फोल्ड हुआ है? 90 पे हुआ ना, 90 90 90। तो इसके क्रम कितना है? 4, क्योंकि 4 बार घुमाइए, 1 2 3 और 4, और चौथी पोजीशन के बाद में फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो ये हमारी घूर्णन सममिति। अब जैसे ये 14.13 पे देखिए, ये कोई वर्ग है। अब जैसे कोई एक आपके एक पॉइंट ले लो तो उससे क्या आपको आइडिया हो जाता है, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, अब इस पॉइंट को मैं पकड़ के तो मुझे ध्यान देगा यही पॉइंट है। अब ये पॉइंट यहाँ आया, अब ये पॉइंट यहाँ आया, अब ये पॉइंट यहाँ है, तो वरना आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ से कहाँ घुमा रही हूँ, है ना। तो इसमें भी मैं एक पॉइंट लेती हूँ पी, अब ये पी यहाँ आ गया, फिर ये पी यहाँ आ गया, फिर ये पी यहाँ आ गया, और फिर ये पी यहाँ आ गया, तो हो गया। तो कितना घूर्णन हुआ इसका भी हो गया 4। अब इस प्रकार एक वर्ग में उसके केंद्र के चारों ओर क्रम 4 घूर्णन सममिति होती है। अब इसमें क्या क्या ध्यान देने लायक चीजें हैं? घूर्णन का केंद्र वर्ग का केंद्र है, घूर्णन का केंद्र वर्ग का केंद्र है। ओके, जैसे ये कोई घूर्णन हो रहा है तो अब इसका जो केंद्र है वो वर्ग का भी केंद्र है, उसी पे तो रोटेट होता जा रहा है, तो ये जो केंद्र है ना वो वर्ग का भी केंद्र है। घूर्णन का कोण 90 डिग्री है, समझ में आ गया ना, 90 पे रोटेट हो रहा है। घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त है। ओके, हाँ, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना अपन, जो घड़ी की दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में, ये वाली चीजें। और घूर्णन सममिति का क्रम 4 है। 4 कैसे हुआ? 4 बार घुमा ना, 1 2 3 4 पे पहुंच गया। अब एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, देखो फटाफट देख लेते हैं। ओके, अब इसमें इसको आप कैसे घुमाओगे समबाहु त्रिभुज को? पहले एक पॉइंट पकड़ लो, मैं कोई सा भी, ये मैंने पॉइंट ले लिया आर। ओके, आर को मैं यहाँ ले गई, क्योंकि ऑब्वियसली घूमेगा कैसे, वो उसकी पूरी पूरी शेप घूमेगी ना, तो यहाँ आ गया, थर्ड वाली में यहाँ आ गया, और फोर्थ वाली में यहाँ आ गया। तो कितनी बार घुमा? ये 3 बार घुमा। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 120 डिग्री, और वृत्त में कितना था? 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कितनी बार में घुमा? 3 बार में घुमा। ये भी कुछ शेप दे रखी है, इसमें आप घुमा सकते हो, इसको ऑपोजिट घुमा सकते हो, तो इसमें कितना हो गया? 180 डिग्री। इसमें 90 पे घूमता जाएगा ना, जैसे पी पॉइंट है, पी फिर पी यहाँ आएगा, फिर पी यहाँ आएगा, फिर अब ये है कोई, तो अब इसको या तो आप ऐसे घुमाओगे, फिर ये आड़ी शेप हो जाएगी,
फिर आप इसको वापस ऐसे करोगे तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी और फिर वापस वो उल्टी हो जाएगी। तो ऐसे करके वो 5वीं पोजीशन में जाके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। ये स्टार है, देखो स्टार में तो कोई यहाँ पी आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा, घूमता जाएगा, स्टार पूरा एज इट इज घूमेगा। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोई फल है, नींबू है, नारंगी है, आप देखते हैं बिल्कुल एक जैसी सिमेट्री होती है उनकी। सड़क में कोई, जहाँ आप रोड पे जाते हो तो सिंबल नहीं होते ऐसे कि क्रॉस करना मना है या ऐसे, और एक पहिया जो आपने साइकिल के या किसी के भी पहिए देखे होंगे, ये भी एक बिल्कुल प्रॉपर सममित में होते हैं, है ना। ये हमको शेप दे रखी है। ओके, तो आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले पार्ट में हम करेंगे 14.2 चैप्टर पूरा करेंगे। ओके, उसके बाद में 14.3 देखेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तब तक आपको 14.1 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो अभी तक पढ़ा है उसकी पूरे की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे फिर 14.2 आपको तभी समझ में आएगी। ओके, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चन की। ओके।